हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में अब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि हमारी स्पेक्ट्रम पर बेस्ड होगी और हम पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम इसमें कवर करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले स्पेशली वो चैप्टर्स या वो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो हमारे ईपीएफओ के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका जातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, या फिर जो जितने भी विद्रोह हुए, रिवॉल्ट जितने हुए, किसान विद्रोह, या जो हमारे पत्र पत्रिकाएं जो जारी की गई इस 1857 के बाद जितनी भी पत्र पत्रिकाएं जारी की गई 1947 तक, उसको किसके द्वारा जारी किया गया। जो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। हम हालांकि इसमें, जैसे कि आपको पता ही होगा, आप लोगों ने स्पेक्ट्रम पहले ही पढ़ी होगी, तो इसमें 21 चैप्टर है टोटल। 21 चैप्टर्स को हम पूरा का पूरा डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को देखेंगे जो कि ईपीएफओ के एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें बहुत से चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो ऐसे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम की मेंस एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कि आपको एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करने में काम करते हैं, मददगार हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी ईपीएफओ के एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि उसको हम कवर करेंगे, लेकिन ईपीएफओ का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, जब हम आईएएस को फोकस करके आपको तैयारी कराएंगे, तब हम उन बाकी बचे हुए चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे। शुरुआती हमारा जो टारगेट रहेगा वो सारा, जैसे कि भू राजस्व व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये आपके ईपीएफओ के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्तंभरारी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त, आपका स्थायी बंदोबस्त, तो ये सारे बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जैसे कि था, और आपका महालवारी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी सिस्टम था, ये सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वैवगत का सिद्धांत, तो ये सारी टॉपिक हम डिटेल में कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा इसमें होगा आधुनिक भारत के स्रोत और उपागम। इसको हम ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमें बताता है कि किस तरह अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत की और उस पर किस तरह स्टेप बाय स्टेप यूरोपियों का आगमन हुआ, यूरोपीज हमारी कंट्री में आए। क्यों आप इसको हम इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे याद करने की, जैसे कि एक ट्रिक है PDBF। इसके सबसे पहले कौन आया? पी से पुर्तगाली सबसे पहले हमारी कंट्री में आए, उसके बाद डी से डच आए, फिर उसके बाद बी से ब्रिटिश अंग्रेज आए, और उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो ये इनको याद करने का क्रम है, इसलिए इस तरह हम आपको सब कुछ ट्रिक वाइज कराएंगे, ट्रिक वाइज कवर कराएंगे। जैसे किसान आंदोलन है, आपको हम इसको ट्रिक वाइज याद कराएंगे, कि जिससे आप एक या दो बार में ही सब कुछ रिटेन कर पाएं, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ जब आप रिवीजन करना हो, आप महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार रिवीजन करेंगे और आपका सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, सब कुछ आपको रिटेन हो जाएगा। इसी तरह इसमें सारे हम टॉपिक कवर करेंगे। दूसरा हमारा चैप्टर रहेगा इसमें, जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने ये पहले ही स्पेक्ट्रम पढ़ रखी होगी, तो दूसरा हमारा चैप्टर है इसमें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। तो ये सारा हम देखेंगे। इसके बाद जितने भी हमारे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सारे हम कवर करेंगे। हम पहले तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिर्फ इंट्रो लेक्चर है ब्रिटिश साम्राज्य के। इसमें थर्ड लेक्चर है हमारा ब्रिटिश साम्राज्य के समय भारत की स्थिति, जब ब्रिटिश हुकूमत कायम हुई, जब ब्रिटिशर्स आए हमारी कंट्री में आए, तो उस समय के भारत की स्थिति कैसी थी, उस समय का भारत सोशली कैसा था, इकोनॉमिकली कैसा था, पॉलिटिकली कैसा था। पॉलिटिकली बहुत कमजोर था, इसीलिए तो ब्रिटिश ने या यूरोपियंस ने हम पर हुकूमत की, हम पर शासन स्थापित किया। तो इसी तरह हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे और थोड़ा एनालिटिकल वे में भी देखेंगे। ब्रिटिश विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के ब्रिटिश ने, जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने सबसे पहले, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग्रेज ही हैं उस इंडियन नेशनल मूवमेंट में, क्योंकि एट द एंड उन्होंने ही हम पर हुकूमत की। पुर्तगीज भी यहाँ से चले गए, डच भी चले गए और फ्रांसीसी भी चले गए। फ्रांसीसियों ने कुछ समय तक हमारे यहाँ शासन किया, हालांकि सभी ने कुछ समय तक शासन किया, लेकिन अगर अंग्रेजों के बाद देखा जाए तो सबसे लंबा शासन फ्रांसीसी का ही था, क्योंकि उन्होंने जो डायरेक्ट कंट्रोल था मैसूर राज्य पर, उनका कंट्रोल, या मैसूर के साथ उनके जो अच्छे संबंध थे टीपू सुल्तान के साथ, टीपू सुल्तान की सेना को फ्रांसीसी द्वारा मदद दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये सारा हम आपको कवर कराएंगे। इसके बाद हमारा 5th टॉपिक है। इसी तरह इसमें जो पूरे 21 चैप्टर हैं हम सभी को एक एक करके देखेंगे। 5वां इसमें हमारा होगा, 5वां चैप्टर है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो आंदोलन चले थे, प्रारंभिक विद्रोह हुए थे, जैसे राजनीतिक, इसके जो राजनीतिक कारण थे, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सारे ही पॉलिटिकल रीजन जो थे, इनके विद्रोह के रिवॉल्ट जितने भी हुए हैं अंग्रेजों के शासनकाल में, उसको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल देखेंगे।
कि किस, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब पढ़ेंगे तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि इंटरलिंक होती जाती है पिछली चीज़ें, आप इंटरलिंक जब करेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। जैसे कि बंगाल पर, वेस्ट बंगाल पर जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो सिर्फ पूरे इंडिया में यूरोपीय, अगर आप देखें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे भारत के पश्चिमी साइड में स्थित हैं, तो पश्चिमी साइड में स्थित होने के बावजूद भी यूरोपियों ने सबसे पहले आकर बंगाल पर, जो कि हमारा ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है, ईस्टर्न कोस्ट पर ही शासन क्यों किया? तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। इसकी वजह ये भी हो सकती, ये भी है, आपको पढ़ने को मिलेगा कि उनको उस टाइम बंगाल सबसे ज़्यादा समृद्ध, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरियस राज्य था, सबसे ज़्यादा यहाँ पैसे वाला राज्य था। बंगाल की में खेती बहुत अच्छी थी और खेती से ही उस वक्त, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब तक नहीं आया था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, एग्रीगेरियन सोसाइटी। तो वहाँ पर एग्रीगेरियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जहाँ पर एग्रीकल्चर की पैदावार अच्छी होती थी वही एरिया प्रॉस्पेरस होता था। तो वहाँ सबसे ज़्यादा समृद्ध होने के कारण सभी का ध्यान या तो बंगाल में था, उसके बाद कुछ लोगों को, कुछ यूरोपियंस का ध्यान साउथ इंडिया की तरफ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये जो है हमारे यहाँ मसाले जो पैदा होते थे, स्पाइसेस की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका अभाव है, वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से। जोग्राफिकल कंडीशन वहाँ की ऐसी है कि वहाँ मसाले पैदा नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ के लोग मसाले खरीदने, उन्होंने मसालों की वजह से जितने भी हमारे साउथ इंडियन कंट्रीज़ हैं और या फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जैसे कि आप देखेंगे मालदीव्स है या आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर फिलीपींस तक उन्होंने शासन किया। डच ने, पुर्तगीज़ ने, जो मसालों के कारोबार के लिए बहुत मुनाफा कमाते थे। और यहाँ क्योंकि उस टाइम जो हमारे यहाँ जो एक्सचेंज सिस्टम था वो उनसे पैसे ना लेकर सोने और चांदी के बदले होता था, सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स के बदले इनसे एक्सचेंज सिस्टम होता था हमारा। तो इन सब के रीज़न देखेंगे हम और क्रोनोलॉजी के देखेंगे कि बंगाल में जैसे सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला से पहले किस तरह चरण बाई चरण, स्टेप बाय स्टेप सिराजुद्दौला का शासन स्थापित हुआ। जैसे कि मुर्शिद कुली खां थे, फिर मुर्शिद कुली का सरफराज खां, अली वर्दी खां, ये किस तरह गद्दी पर बैठे और फिर सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र, इन्होंने किस तरह षड्यंत्र करे जिससे अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हुई। और इससे पहले का भी दौर हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। फिर हमारे जो लास्ट में हमारे टॉपिक हैं, लास्ट में हमारे जो टॉपिक रहेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे चैप्टर है 1857 के पश्चात प्रशासनिक परिवर्तन। एक तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह कहा जाता है। फिर इसमें ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईपीएफओ के एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। प्रेस का विकास, यहाँ पर प्रेस का विकास कैसे हुआ, शिक्षा का विकास, जैसे चार्ल्स वुड सिद्धांत, चार्ल्स का वुड डिस्पैच, जैसे आपका मैकाले का सिद्धांत, ये सारे हम सिद्धांत देखेंगे। और शिक्षा का जो व्यवस्था, शिक्षा जो हमारी यहाँ प्रोग्रेस हुई है, किस तरह इस पर एक्ट लागू हुए हैं कोठारी कमीशन तक, वो सारे कोठारी कमीशन हो या यूजीसी कमीशन हो, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सबको कवर करेंगे। फिर इसमें भारतीय रियासतें हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ईपीएफओ के एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है इंपॉर्टेंट। भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था, जैसे कि हमने आपको बताया महलवारी व्यवस्था थी। फिर सबसे पहले तो स्थायी बंदोबस्त आया था। स्थायी बंदोबस्त के बाद आपकी रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। तो इसमें आपको ये भी पता होगा रैयतवाड़ी सिस्टम डायरेक्ट रैयतों से, किसानों से किया जाता था। तो रैयत किसान को कहते थे उस समय भी पहले के लोग। तो ये साउथ इंडिया का सिस्टम था। महलवारी सिस्टम ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया का सिस्टम था। फिर कृषक आंदोलन, इसमें पाबना विद्रोह, मोपला विद्रोह, नील विद्रोह, ये सारे विद्रोह हम पढ़ेंगे। ट्रेड यूनियन आंदोलन, ट्रेड यूनियनों के जो आंदोलन हुए, इसको भी हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हीं टॉपिक को फोकस करेंगे जो ईपीएफओ के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कल से प्रॉपर लेक्चर इंडियन नेशनल मूवमेंट के स्टार्ट हमारे द्वारा कर दिए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।